छात्रों, आइए आज एक नए विषय पर आपसे बात करें। स्नातकोत्तर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित एक छोटा सा विषय है अपभ्रंश। अपभ्रंश से जुड़े हुए बहुत सारे लघु प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं। इस दृष्टि से आइए आज अपने इस नए व्याख्यान में मैं आपसे बात करना चाहूँगा हिंदी के अपभ्रंश साहित्य पर। छात्रों, हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट दैशिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। संस्कृत का काल मोटे रूप से 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। उस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत भाषा के दो रूप मिलते हैं। एक भाषा वैदिक संस्कृत, जिसमें वैदिक साहित्य की रचना हुई है, और दूसरी लौकिक या क्लासिकल संस्कृत है, जिसमें वाल्मीकि, व्यास, भास, अश्वघोष, कालिदास और माघ जैसे प्रमुख कवियों की रचनाएं प्राप्त होती हैं। इस संस्कृत काल के अंत तक मानक या परिनिष्ठित भाषा तो एक थी, किंतु 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो चली, जैसे पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी तथा पूर्वी नाम से इन भाषाओं को जाना जाता है। संस्कृतकालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद काफी बदल गई, जिसे पाली की संज्ञा दी गई, और पाली का समय 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक है। बौद्ध ग्रंथों में पाली का स्वरूप मिलता है। वह इस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप था। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या अनेक हो गई थी। पहली ईस्वी तक आते आते यह भाषा और परिवर्तित हुई तथा पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका नाम प्राकृत के रूप में परिवर्तित हुआ। प्राकृत से विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का जन्म हुआ। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा, जिसका समय लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से माना जा सकता है। छात्रों, अपभ्रंश के साथ जो भाषाओं के अन्य रूप हैं, जैसे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी और भाषाओं की जो एक लंबी श्रृंखला मिलती है, ये हमारे अध्ययन और अध्यापन के पृथक विषय हो सकते हैं। तथापि आज मैं केवल आपसे अपभ्रंश की बात करूंगा। अपभ्रंश के विषय में बहुत सारे चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपभ्रंश का कालक्रम क्या है, और खास करके अपभ्रंश के प्रमुख कवि या साहित्यकार कौन हैं, और अपभ्रंश के विषय में मान्यताएं किस प्रकार की हैं।
कोई भी साहित्य का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपनी पूर्व परंपरा से ही विकास होता है। समकालीन साहित्य भी परस्पर प्रभावित होते रहते हैं। हिंदी के आदि साहित्य को संस्कृत और अपभ्रंश आदि विरासत में मिले थे। आदिकाल में ही हिंदी के समानांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की रचना हो रही थी। संस्कृत का तो यद्यपि उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव बहुत थोड़ा दिखाई देता है, परंतु अपभ्रंश का पूर्व और समानांतर साहित्य हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आदिकाल में हिंदी साहित्य के समानांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की भी रचना हो रही थी। इनमें से संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था, किंतु अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं सम्मिलित कर ली हैं, किंतु नवीन खोजों से यह सिद्ध हो चुका है कि उनमें से कुछ रचनाएं आरंभिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती हैं और अन्य को अपभ्रंश साहित्य में रखा जाना ही उचित है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, घाहिल, कनकामर, अब्दुल रहमान, जिनदत्त सूरी, जो इंदु, राम सिंह, लक्ष्मीचंद, देवसेन, लुई, सिद्ध कवि, भुसुक, किलपाद, दीपंकर, श्रीज्ञान, कृष्णाचार्य, धर्मपाद, टेंटया, महीधर तथा कम्बलावर पद को अपभ्रंश के कवि मानते हैं। छात्रों, अब अपभ्रंश के कुछ प्रमुख कवियों का परिचय हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अपभ्रंश साहित्य की कवि परंपरा में आइए कुछ प्रमुख कवियों पर प्रकाश डाला जाए। छात्रों, स्वयंभू कवि स्वयंभू 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। उनके जन्म एवं मृत्यु काल, जन्म स्थान आदि के संबंध में कुछ भी प्रामाणिक रूप से विदित नहीं हो सका है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन के मतानुसार वे कर्नाटक क्षेत्र के निवासी थे। पहुम चरित्र, रिट्ठ ढने, मिचरियु तथा स्वयंभू छंद नामक 3 ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। पहुम चरित्र वे पूर्ण रूप से नहीं लिख पाए, तथापि पहुम चरित्र नामक ग्रंथ में श्री राम के चरित्र का, व्यक्तित्व और कृतित्व का विस्तार से वर्णन है और कथा के अंत में राम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इस तरह कवि स्वयंभू की रचनाओं में आध्यात्म की प्रवृत्ति का पता चला है। इसी प्रकार अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत की चर्चा होती है। पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। वे शैव थे, किंतु बाद में अपने आश्रयदाता नरेश के निर्देश पर उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। पुष्पदंत की 3 रचनाएं चर्चा में आती हैं: महापुराण, नय कुमार चरेयू तथा जशहर चरेयू। इनकी रचना धार्मिक उद्देश्य से हुई है, अतः पुष्पदंत की सर्जना में भी आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति प्रमुख मिलती है। साहित्यिक शिल्प तथा तात्विक दृष्टि से इन पर जिन भक्ति का प्रभाव सर्वत्र मिलता है।
अपभ्रंश साहित्य की पूर्व पीठिका में धार्मिक साहित्य की एक पृथक धारा बहती रही, जिसका विकास मध्यकाल में भक्ति काव्य के रूप में हुआ। कवि स्वयंभू इस काव्य धारा के आविर्भाव में महत्वपूर्ण योगदान उनका था तथा कवि पुष्पदंत ने उनके इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपनी विशिष्ट प्रतिभा को संलग्न किया। इसी प्रकार अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शताब्दी में ही भविष्यात्मक कहा की रचना की, जो मनुष्य हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति है। यद्यपि धर्म भावना इसकी भी ऋण है, तथापि प्रत्यक्षतः लोक हृदय की विभिन्न स्थितियों से इसका संबंध है। इसमें एक वणिक की कथा को स्वाभाविक घटनाओं के संयोजन द्वारा हृदय के विभिन्न घात प्रतिघातों की अभिव्यक्ति में पूर्ण सफल बनाया गया है। धनपाल की यह रचना चरित्र काव्यों की एक नई श्रृंखला है, जिसका प्रभाव आदिकालीन हिंदी रचनाओं पर पड़ा। अपभ्रंश साहित्य के अन्य समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिसने संदेश राशक लिखकर हिंदी काव्य के लिए एक स्थायी प्रेरणा का काम किया। विद्वानों ने उनका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है। संदेश राशक एक ऐसा खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिन की विरह कथा है और कवि ने उसका नक्सिक वर्णन तथा पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भाव भूमि पर चित्रित करके काव्य को मार्मिक बना दिया है। आदिकालीन हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस की एक धारा इसी प्रकार की अपभ्रंश कृतियों के अनुकरण पर बह निकली, जो भक्ति काल में होती हुई रीति काल में जाकर प्रधानता और गौरव प्राप्त कर सकी। इसी प्रकार अपभ्रंश में चरित काव्यों की परंपरा से भिन्न एक रास काव्य परंपरा भी आरंभ हुई। 12वीं शताब्दी के जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। 80 पद्यों का यह नृत्य गीत काव्य रास लीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य लिखे गए होंगे और बाद में वे विकसित होकर अगेय बन गए। कृष्ण की रास लीला के नृत्य गीत काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की इसी काव्य परंपरा से जुड़ती है। छात्रों, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का भी उल्लेख है। कुछ कवि कोश के रूप में दोहा काव्य लिखते थे और कुछ फुटकर रूप में। जोइंदू नामक कवि की 6ठी शताब्दी की परमात्म प्रकाश तथा योग सार नामक रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है और उसकी परंपरा 15वीं शती तक चलती है। इसी परंपरा में 11वीं शती में राम सिंह ने पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ लिखा। इसमें इंद्रिय सुख और अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया। निश्चय ही जोइंदू से आरंभ होने वाली परंपरा में लिखित पाउड दोहा दार्शनिक काव्य रचना की एक ऐसी कड़ी है जो हिंदी साहित्य में आदिकाल से रीति काल तक निरंतर जुड़ती चली गई। अपभ्रंश के दोहों में ही उपदेशों के साथ साथ श्रृंगार और वीर रसों की अभिव्यक्ति करने वाले दोहे भी मिलने लगे थे, जिनकी परंपरा में हिंदी दोहा काव्य का विकास हुआ। तो छात्रों, आज के इस व्याख्यान में हमने प्रकाश डाला अपभ्रंश साहित्य की पृष्ठभूमि पर, उसके प्रभाव पर और अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख रचनाकारों और उनकी कृतियों पर। पुनः नए विषय के साथ
फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आभार।